हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग 25 क्वेश्चन जीके जीएस का महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्न करेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जामों के लिए है। तो यह ऐसे प्रश्न इसमें कि जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो यह सभी एग्जामों के लिए, जैसे यह यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम होने वाला है, तो ये पेट के एग्जाम के लिए भी है। और आप लोग इसको याद रखिएगा, ये पेट और यूपी टेट के लिए भी है। और इसमें से टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? खेत है, झील है, बांध है और पार्क। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा सही होगा? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है इसमें से, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो मृतोपजीवी, अपघटक, पादप, सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो स्वपोषी घटक कौन सा है इसमें से? तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? तो पादप जो है यह स्वपोषी घटक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परावैंगनिक किरणों के किस प्रकार के कैंसर का कारण, किरणें से किस प्रकार के कैंसर का कारण होता है? तो परावैंगनिक जो किरणें होती है, उस जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो आती हैं जो, तो हमारे क्या करती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, फेफड़ा पड़ती हैं, त्वचा पड़ती हैं, गुर्दा पर पड़ती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या करती हैं, उसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। तो किस पे होता है? तो यह त्वचा पर होता है कैंसर। ठीक ना, त्वचा कैंसर हो जाता है। तो यह परावैंगनिक किरण के कारण यह क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। CO2, O3, CO और N2O। इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो सही होगा, CO जो है यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, यह सभी क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण स्रोतों जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो स्वच्छ रखने के लिए बहुत अच्छा है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो सबसे अच्छा सर्वोच्चतम स्वच्छ ऊर्जा कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि पर्यावरण के लिए बहुत स्वच्छ रखेगा? तो वह है हमारा सौर सेल। ठीक ना, सौर सेल से हम बहुत से कुछ काम कर सकते हैं। यह ऊर्जा एक बहुत अच्छी है जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो माउंट किलिमंजारो स्थित कहाँ है? मालवी में, जाम्बिया में, केन्या में, तंजानिया में। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट जो है वह किलिमंजारो है, वह कहाँ पे है? तो इसमें से आपको बताना है, तो यह कहाँ पे है? तो तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है असम में, केरल तथा कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बंगाल तथा उड़ीसा में। तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, तो यह होती है तमिलनाडु में। ठीक ना, कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो अफ्रीका के हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, बरमूडा। तो कौन सा है जो हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह बरमूडा जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती यह सभी आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। इसमें बरमूडा हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है उपयुक्त है मानी जाती है? तो आपको बताना है। तो काजू की जो खेती करने के लिए जो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी अच्छा मानी जाती है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1960 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह 1983 है जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह 1983 में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसमें से आपको बताना है। तो यह किसमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1952 ईस्वी में की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वह किस पे मापा जाता है? औसत दाम पे, वर्तमान दाम पे, समीकृत दाम पे, स्थिर दाम पे। तो वास्तविक घरेलू उत्पाद जो होता है वह किस पे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है किस पे? तो वह मापा जाता है स्थिर जो दाम होता है, ठीक ना, किसी भी वस्तु का दाम जो स्थिर दाम होता है उस पे वास्तविक घरेलू उत्पाद मापा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस में सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में किस सुनिश्चित किया गया? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार। तो इसमें से बताना है किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो यह सुनिश्चित किया गया है जो समान कार्य और समान वेतन के लिए तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है किसी को कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा महान्यायवादी, ठीक ना, महान्यायवादी ऑप्शन हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है? तो आपको बताना है तो किस संशोधन द्वारा? 84वां संशोधन, 86वां संशोधन, 89वां, 91वां। तो किस संशोधन द्वारा यह लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा? यह कब तक? 2026 तक। यह किस में प्रावधान हुआ था? संशोधन में किस संशोधन में यह हुआ था? 84वां जो संशोधन हुआ था उसमें यह हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है आपको बताना अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है आपको बताना है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो अनुच्छेद 53 में है। किसमें है? अनुच्छेद 53 में इसमें है जो शक्ति राष्ट्रपति की है,
आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार, 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, जीवी के राव को, BR मेहता को, LM सिंघवी को। तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यह कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में यह त्रिस्तरीय समिति थी। 1957 में त्रिस्तरीय समिति बैठी। सॉरी, इसमें आप लोग सन में कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सन इसमें कब बना था। तो यह त्रिस्तरीय समिति थी जो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत यह बनी थी पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो इसका किस सन में बनाया गया था आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, जर्मनी की, फ्रांस की। तो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है आपको बताना है। तो यह किस देश की देन है? तो यह फ्रांस देश की देन है। जो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, राज प्रथम ने और राजा नरसिंह देव प्रथम। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है वह किसने बनवाया था? तो यह राज प्रथम था। राज प्रथम जो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP इसको लगा लीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? उस्र था, खराज था, जकात था, जजिया था। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक जो कर था वह क्या था? तो आपको बताना है तो वह क्या था। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वह था खराज। क्या था? खराज। उसे खराज कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गिरनार अभिलेख निम्न में से किसके शासन से संबंधित है? तो आपको बताना है गिरनार अभिलेख जो किसके शासन से संबंधित है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय। आपको बताना है तो गिरनार अभिलेख निम्न में से किसके शासन से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह रुद्रदामन जो था इससे संबंधित है गिरनार अभिलेख। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई तो किस अधिनियम द्वारा? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष, 29 वर्ष, 12 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपको बताना है कितने वर्ष तपस्या किए थे बुद्ध जी जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है तो यह कितने वर्ष किए थे तपस्या? तो 6 वर्ष तपस्या किए थे जो कि 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। किस वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष में हुई थी। आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
25 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था प्रथम जन आंदोलन क्या था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, कौन सा था आपको बताना है। तो यह था असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन, जो जनता के द्वारा जन आंदोलन मतलब जनता द्वारा चलाया गया था। तो इसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, इसके लिए तो यह जन आंदोलन था, लोगों का आंदोलन था। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा, असहयोग आंदोलन था। ठीक ना। तो यह दोस्तों यह 25 क्वेश्चन थे आज के। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।